गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। दो कल दिन हम लोगों ने अटेंड कुछ किया। डिस्कशन किया था दिन में। अच्छा। 2 दिन अटेंड नहीं किया, कोई क्लोज रिलेटिव एक एक्सपायर हो गए थे, इसलिए अटेंड नहीं किया सर। ओके ओके। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये तो कुछ तो हमने कर लिए थे कल। हाँ सर। वो दोनों केस स्टडी, वो जो है अपना रिकॉर्डिंग भी मैंने शेयर की है ग्रुप में। हाँ देखा है सर, देखा है, है पढ़ा है ना? सर। हाँ 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 सर। हाँ। तो कल तो अच्छा डिस्कशन रहा, 3 घंटे करीब डिस्कस किया हमने। लेकिन आज उतना लंबा नहीं करेंगे क्योंकि शाम को भी क्लास है। हाँ जी। तो अभी वो कहाँ रह गए? नरेंद्र जी आने वाले थे। आ जाए तो शुरू करें फिर। एक्चुअली इनको 12 तारीख को पेपर देना है। हाँ बोले हैं सर, उन्होंने बताया। हाँ। और आता इनको कुछ भी नहीं है। इनको पढ़ना भी नहीं आ रहा भाई, क्या है क्या नहीं। तो मैं क्या भाई, थोड़ा सा तैयारी करवा दें इनको 1-2 दिन, ताकि इनको गाड़ी मतलब लाइन पे ले आए बस। एक बार लाइन पे ले आएंगे, बाकी तो देखो अब इनके ऊपर ही है। मेहनत तो यही खुद ही करेंगे, हम थोड़ी करेंगे। लेकिन ये है कि बेसिक्स क्लियर हो जाए, मतलब पता चल जाए पढ़ना कैसे, कहाँ से पढ़ना है, ये बात है। और इनका कसूर नहीं है, वो सबका, हमारे साथ भी ऐसे ही होता था भाई। हमने 2018 में पढ़ना शुरू करा। हमें दो शुरू शुरू में समझ में ही नहीं आता था क्या है क्या नहीं। कितनी सारी चीजें ना घुमा रखा है बहुत ज्यादा। वो धीरे 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 समझ में आता है जितनी बार पढ़ते हैं। अब तो 50 बार पढ़ लिया होगा कोड, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि अभी भी पूरे तरह नहीं पढ़ा है। एक बार आप ग्रुप पे लिख दो। डाल दिया है सर। डाल दिया ना? हाँ। हाँ जी। हाँ फिर शुरू कर देंगे 2-4 मिनट में, और क्या, अब ये थोड़ी वेट करते रहेंगे। एक इसको भी बोल देता हूँ जरा, वो बात जाए तो उनको भी डालना है। और आप बताइए कैसे चल रही है पढ़ाई? चल रही है सर। चल रही है? अभी अलाइड लॉस पढ़ना है सर, उसके ऊपर अच्छा थोड़ा ठीक है, हाँ हाँ। फोकस कर रहे हैं। हाँ 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 तो अलाइड लॉज कहाँ से पढ़ रहे हैं? आपका वेबसाइट से और गूगल से थोड़ा। ठीक है। हमने पीपीटी भी तो शेयर की है। हाँ देखा है सर। है ना? हाँ, उसमें भी काफी मटेरियल है। सही बात है। तो त्रिशा जी, आप सोच रहे हो पेपर देने का या नहीं अभी? सर एक्चुअली अभी मुझे जैसे आप कल पढ़ा रहे थे ना, हम्म। उससे यही लग रहा है कि अभी कहीं स्टैंड तो कर नहीं रहे हैं। वो तो देखो 1 साल बाद भी ऐसी लगेगा। सर ऐसा लगता है कि अभी दोबारा एक साल ना लग जाए, मतलब कहीं तो स्टैंड होना चाहिए। लगेगा, बिल्कुल लगेगा। देखो पर ऐसा है, ये तो हमेशा से ही लगता रहेगा। लेकिन ये है कि जब सिलेबस चेंज हो उससे पहले पेपर दे दो। और सिलेबस ये पर कभी भी चेंज कर देंगे। कल सर आपकी काफी लंबी क्लास चली थी ना, हाँ। तो लास्ट की मुझे लगता है आधे घंटे की मेरे को लग रहा है मेरा माइंड स्लीप मोड में चला गया था। अच्छा। तो वो हाँ। मिस हुई है मतलब मेरी। ओके ओके। अपनी हाँ तरफ से हाँ। तो पूरा ऑन ही रखा था, मैंने सुन रही थी थोड़ा थोड़ा बीच में।
हाँ हाँ। बट 100% अटेंशन नहीं थी। ऐसा क्यों? सर एक्चुअली सडन आपने क्लास रखी थी ना, तो उसमें शायद प्रिपेयर नहीं थे लंबी क्लास के लिए। तो अपनी तरफ से थोड़ा लास्ट का मिस हुआ ना, है। तो फिर और सर आपका कोई एडिशनल ग्रुप आपने रखा हुआ है इसके लिए, आईबीसी के लिए? हाँ, एडिशनल मतलब शाम को होती है पढ़ाई। नहीं नहीं, जैसे आप बोल रहे हैं ना, मैंने ग्रुप में वीडियो शेयर कर लिया था, तो वो कौन? हाँ, वही वही अभी जो बैच चल रहा है, करंट बैच जो चल रहा है। अच्छा अच्छा, उनका कोई अलग ग्रुप है ना? हाँ 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 जी। क्योंकि सर इतने दिनों से इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी पढ़ रही थी मैं। और कल इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी में से क्वेश्चन आया कि इसमें प्रेसिडेंसी टाउन वाला लगेगा कि कौन सा, कोई क्वेश्चन ही नहीं था। हाँ तो जो हम पढ़ते हैं उसके अलग ही क्वेश्चन आते हैं। हाँ, कुछ भी आ सकता है, वो और तो है। रिकॉल वैल्यू है बस कितनी, इसको तो रेगुलर पढ़ते रहो बस। ये तो है ही, बिल्कुल ठीक बात है। वैसे ये है कि भाई, अब लोग कहने लगे, खुद कहने लगे, हम तो नहीं कहते, हम तो कहते हैं भाई 3 4 बार पढ़ो। लेकिन लोग कहते हैं जी 7 8 बार पढ़ना पड़ता, कोड तब समझ में आता है। हम्म। वही बात सही है। अब मैं क्या, हमने 50 बार पढ़ लिया, हमें ही समझ में नहीं आया अभी। हम्म। तो हर बार सोचते हैं भाई कुछ नया है इसमें, ये बात है। तो इसीलिए देखो ना, जो लॉयर्स हैं हमेशा क्या करते हैं, हमेशा बुक लेके जाते हैं साथ में। अच्छा। जब एनसीईआरटी में भी जाते हैं तो बुक क्यों हम्म। लेके जाते हैं? क्योंकि हम्म। वहां एनसीईआरटी मेंबर पूछ लेता है, भाई देखो ये रिलीफ मांग रहे हो, कौन से सेक्शन में मांग रहे हो, कौन से रेगुलेशन में मांग रहे हो। तो हम्म। याद होना चाहिए ना, याद नहीं हो तो कहेगा बेवकूफ हो तुम तो। हम्म। ये है चक्कर। तो इसीलिए टिप्स पर होनी चाहिए चीजें। यस सर, यस सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। यस सर, प्लीज सर। अरे आपके लिए ये मंडप रचाया और आप जो अरे है सर, गायब सॉरी हो सर, बीच में सॉरी से। सॉरी सर, सॉरी। अभी हम पूरा अभी दूसरे काम में, प्लीज सर। हम तो ड्यू टू सम प्रोफेशनल कमिटमेंट। हम्म। यस सर, प्लीज सर। चलो जी, शुरू करें अंताक्षरी लेके यस, प्रभु का यस नाम। सर, यस 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 सर, प्लीज सर। अब आप आंसर दोगे, मैं नहीं बोल पढ़ाऊंगा, समझ रहे हो? यस सर, यस आप यस। आंसर देने वाले हो। अब आप हाँ ये बताओ, कहाँ पहुंच गए थे हम लोग इसमें? पहले यहीं से शुरू करते हैं ना, ये वाला। ये पीपीटी तो है ही आपके पास, ये न? हाँ हाँ, सब है सर। तो एक काम करते हैं इसमें, ये जो है हमारा कितना, 5 पेज हो गए थे मेरे ख्याल इसके। और कल चलो अच्छा डिस्कशन हो गया। डिस्कशन थोड़ा फास्ट करते हैं सर। भैया लाइक, फास्ट फूस्ट तो हम नहीं करते, हमें तो स्लो ही करने की आदत नहीं लाइक है। योर गुरु गुरु जी सर। देखो ये पेनल्टीज वाला हो गया। यस सर। अब हमारे को 10 नंबर क्वेश्चन पे आना था ना। यस 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 सर। क्वेश्चन सिंपल नंबर 10 इंटरेस्ट। पे थे हम लोग, यहाँ पर थे, हाँ है ना? हाँ हाँ, हाउ मच इंटरेस्ट आरपी हैज टू पे फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ फीस? 12% सिंपल हाँ इंटरेस्ट। हाँ, हाँ हाँ ठीक हाँ है। तो ये तो सिंपल है, लेकिन हाँ आप इसका हाँ वो बताओ ना। हाँ, रेगुलेशंस। हाँ, ये आपको आईपी रेगुलेशंस में मिलेगा। अरे सर, रेगुलेशंस। हाँ सर। बात वो नहीं है, देखो ऐसा है, जब तक आप बार बार नहीं पढ़ोगे ना तो दिक्कत रहेगी। हम्म। सही है सर। इसीलिए पढ़ना जरूरी है। हम्म। आईपी रेगुलेशंस में मिल जाना चाहिए आपको ये। हम्म। सर डिले इन पेमेंट ऑफ फीस ऑफ आईडीबीआई। हाँ नो। हाँ, अगर डिले होता है तो आपको 12% सिंपल इंटरेस्ट देना है, आपको रेगुलेशन या रूल नंबर बताना। रूल नंबर हैज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। हम्म। बुक लेके आती हूँ। अरे यार। ये आपको मिल जाएगा 15 में, रेगुलेशन Yeah, नंबर 15, आईपी हाँ। रेगुलेशंस। ओके सर। ठीक है जी। हाँ। तो रेगुलेशन नंबर 15, आईपी रेगुलेशंस। चलो, पता क्या होता है, देखो मैं क्यों पूछता हूँ रेगुलेशन नंबर, बात वो नहीं है कि आपको रेगुलेशन नंबर पूछेगा, लेकिन आपका दिमाग चलेगा। कम से कम किताब खोलोगे, कहाँ पर है कहाँ पर नहीं, बात वो है। हो सकता है आप उसको अंडरलाइन भी कर लो, समझ रहे हो? तो वो आपको कहीं ना कहीं चीजें हेल्प करती है।
और वो लिखता है रेट ऑफ 12% पर एनम, बस। वो ये नहीं लिखता सिंपल है या कंपाउंडेड है ना। लेकिन अब सिंपल है, अगर कुछ नहीं लिखा तो सिंपल ही माना जाता है ना। यस सर, यस कंपाउंडेड सर। होगा तो लिखेगा। चलिए, मीडिएशन कैनॉट टेक प्लेस एज पर शेड्यूल इन केस ऑफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, शेयर होल्डर एग्रीमेंट, सिविल केसेस। ये मीडिएशन पर है सवाल। तो मीडिएशन कैनॉट टेक प्लेस एज पर शेड्यूल इन केस ऑफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, शेयर होल्डर एग्रीमेंट, सिविल केसेस। मीडिएशन एक्ट पढ़ा है या नहीं पढ़ा? Sir, I think it is only for civil cases. नहीं, कैन नॉट, So it cannot take place for criminal prosecution. यही होना चाहिए। लेकिन एक बार देख लेते हैं इसको। ये मैंने अपनी वेबसाइट पे डाल रखा है क्या? एक बार मैं चेक करता हूँ। मीडिएशन एक्ट डाला तो होना चाहिए मेरे ख्याल से। पढ़ा है मीडिएशन एक्ट? मैं तो इसके कुछ सवाल भी डाले थे, इस पे भी नहीं डाल रखा लगता है। अरे क्वेश्चन नहीं डाले थे सर? हैं? नहीं डाला था। नहीं नहीं, क्वेश्चन डाले हैं सर जी, मैंने क्वेश्चन ना मैंने ग्रुप में डाले हुए हैं। ओहो हो, नहीं ओके, एक्ट ही था सर, एक्ट। ना, एक्ट नहीं डाला। एक्ट में बल्कि नोट कर लेता हूँ, मैं स्टाफ को बोल दूंगा डाल देगा। मीडिएशन एक्ट और डीपीडीपी है ना, ये आज ही बोल देता हूँ, डाल देंगे। सर आईपी रेगुलेशन 15 जो पहला पॉइंट था उसमें तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स रेगुलेशंस, रेगुलेशन नंबर 15। आप कहीं और देख रहे हो, फर्स्ट शेड्यूल से पहले। फर्स्ट शेड्यूल से पहले जो सर पॉइंट नंबर 15 है वही हुई ना रेगुलेशन? 15 नंबर इंटरेस्ट है ना, हेडिंग उसका। अच्छा, फर्स्ट शेड्यूल से पहले। फर्स्ट शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल से पहले। हाँ ठीक है सर। तो एक बार चलो, अभी तो जल्दी के लिए वो पूछते हैं एआई से, एआई क्या बोलता है। सर मैंने निकाला है एआई से। क्या? इसमें यही आ रहा है कि जो मेडिएशन है हम्म वो आपका जनरली जो है वो सिविल केसेस के लिए होता है। सिविल केसेस लाइक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, फैमिली डिस्प्यूट, कमर्शियल, कॉन्ट्रैक्चुअल मैटर, मनी रिकवरी। नॉट फॉर क्रिमिनल केसेस, सीरियस नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, ओनली कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। Minor offenses may be settled through mediation with court permission. Is mainly for civil, not for serious criminal. ऐसे AI में आ रहा है। Mediation is for everyone.
ये मीडिएशन एक्ट आ गया। सेटलमेंट हो सकता है इसमें ऑल ऑफ द। तो एक बार ये पढ़ लेते हैं, डिस्प्यूट्स और मैटर्स नॉट फिट फॉर मीडिएशन, सेक्शन 6 पढ़ लेते हैं। इंडिकेटिव लिस्ट अंडर द फर्स्ट शेड्यूल। मीडिएशन कौन कौन से केसेस में नहीं हो सकता, ये देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को बाद में कर लेंगे, क्वेश्चन ही खुद क्लियर नहीं है। तो ये कहता है मीडिएशन कौन कौन से केसेस में नहीं हो सकता। तो उसके लिए कहता है कि इट कैनॉट बी कंडक्टेड फॉर रेजोल्यूशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और मैटर कंटेन्ड इन द इंडिकेटिव लिस्ट अंडर द फर्स्ट शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल हमें देखना है इसका। एक बार मीडिएशन का फर्स्ट शेड्यूल निकालिएगा। मीडिएशन एक्ट में चैप्टर, ये शेड्यूल, तो शेड्यूल में फर्स्ट शेड्यूल, ये रहा फर्स्ट शेड्यूल ये। अरे सर ठीक है जी। तो फर्स्ट शेड्यूल ये मैं शेयर करता हूँ आपसे। यस सर। ये है जी फर्स्ट शेड्यूल। तो ये कहता है कि डिस्प्यूट्स विच बाय वर्च्यू ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स मे नॉट बी सबमिटेड फॉर मीडिएशन। ये पूछ सकता है सवाल आपसे, है ना, कि भाई कौन कौन से डिस्प्यूट्स ऐसे हैं जिसमें मीडिएशन नहीं हो सकता। सभी डिस्प्यूट्स में तो नहीं हो सकता ना। तो क्या कहता है, डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू क्लेम्स अगेंस्ट माइनर्स, डेट इज। ये भाई म्यूट कर लो अपने को, ये ऐसे बीच में मत करो यार, ये बातें मत करो। तो क्या कहता है, डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू, ये मेरे ख्याल नजर आ रही होगी आपको स्क्रीन मेरी, है ना। डिस्प्यूट्स relating to claims against minors, that is, persons with intellectual disabilities, under paragraph 2 of the schedule, and persons with disability having high support needs. तो ये जो है persons with mental illness, persons of unsound mind, and suits for declaration of title against government, declaration having, तो इन cases में disputes involving prosecution for criminal offences, complaints or proceedings initiated before any statutory authority or body in relation to registration, discipline, misconduct of any practitioner or other registered professional such as legal practitioner, medical practitioner, dentist, architect, chartered accountant, or in relation to any other profession of whatever description which is regulated under any law for the timing in force। अब देखो इससे वो सवाल निकाल सकता है, वो सवाल निकाल सकता है कि भाई एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, क्या उसका डिस्प्यूट मीडिएशन में जा सकता है कि नहीं। वो इस तरह से सवाल निकालते हैं। अब यहां क्या लिख दिया उसने, एनी अदर प्रोफेशन और वॉट एवर डिस्क्रिप्शन विच इज रेगुलेटेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। सर पॉइंट नंबर सवाल आ जाएगा देर सवेर। सर पॉइंट नंबर 3 में आ रहा है ना, डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग प्रोसिक्यूशन फॉर क्रिमिनल हाँ ऑफेंस। नहीं वो नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल पे भी पूछ सकता है कि भाई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो क्या वेदर इट कैन बी रेफर टू मीडिएशन, द आंसर इज नो, है ना। तो पॉइंट नंबर 4 में कवर हो गया ये। चलिए एक बार ये रूप किरण जी ग्रुप पे डाल दीजिएगा पूरा एक्ट डाउनलोड करके, है ना, और इसके शेड्यूल्स वगैरह भी। मैं भी लड़के को बोलता हूँ, मैं नोट कर लिया कि डाल ओके दे। सर। सर मुझे भी आप फॉरवर्ड कर देंगे। हाँ जी कर दे। मीडिएशन कैनॉट टेक प्लेस एज पर शेड्यूल इन केस ऑफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, शेयर होल्डर एग्रीमेंट, सिविल केसेस। अभी एज पर, अच्छा हाँ, तो इन केस ऑफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन आ जाएगा इसका आंसर। ये शेड्यूल 1 है, लिखना चाह रहा होगा शायद, ये शेड्यूल 1, ये शेड्यूल 1 है हमारा, और इसमें क्या होगा, आंसर इसका ही है। सर इन इसका केस ऑफ, मतलब ये मेडिएशन जो है इट इज नॉट गवर्न बाय आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट का पार्ट नहीं है, अभी अलग से ही हो गया ना। हाँ अलग हो गया, हाँ हाँ पहले उसमें जो भी था वो हमें पढ़ना नहीं है अब।
वो ओमिट हो गया ना वहां से। हाँ अच्छा, वो क्योंकि मैंने पुराने ही खोल दिया था अभी। नहीं नहीं नहीं, वो ओमिट हो गया, यहाँ आ गया। अच्छा, डिफाइन डेटा प्रोसेसर। डेटा प्रोसेसर क्या है? डेटा प्रोसेसर भी आपका डीपी में है। तो डेटा प्रोसेसर क्या है? इसका तो मैं देखता हूँ, मेरे पास होना चाहिए। डीपी पे तो मैंने एक लेक्चर भी दिया था एक बार। ये डीपी एक्ट है मेरे पास। ये इसका एक पीपीटी है। ठीक है जी। तो इसमें डेट, एक मिनट मैं जरा शेयर करता हूँ। ये आ गया। तो अब ये कहता है डेटा प्रोसेसर क्या है ना? तो एक बार देख लेते हैं। सर एआई से। डेटा प्रोसेस नहीं, मैं ये शेयर किया ना, ये पीपीटी शेयर किया है ना, नजर आ रहा होगा आपको? सर वैसे एआई से मैंने निकाला एनी पर्सन हु प्रोसेसेस पर्सनल डेटा ऑन बिहाफ ऑफ हाँ। तो डेटा फिड्यूशियरी। प्रोसेसर कौन है? एनी पर्सन हु प्रोसेसेस पर्सनल डेटा ऑन बिहाफ ऑफ ए डेटा फिड्यूशियरी। ठीक है जी। और डेटा फिड्यूशियरी क्या है, वो भी देख लेते हैं। डेटा fiduciary means any person who alone or in conjunction with other persons determines the purpose and means of processing of personal data. ये डेटा fiduciary है। डेटा प्रिंसिपल कौन है? डेटा प्रिंसिपल मीन्स द इंडिविजुअल टू whom the personal data relates and where such individual is child includes the parents or lawful guardian of such child. A person with disability includes her lawful guardian acting on her behalf. ठीक है। तो ये है। तो एक बार मैं इसको भी शेयर कर देता हूँ हाथ के हाथ। चलो ये तो नवंबर। ये डीपी एक्ट, ये भी शेयर करो। चलो, अब चलते हैं अपना उस पर। ये तो हो गया, ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है जी। तो डेटा प्रोसेसर कौन हो गया? हु इज प्रोसेसिंग डेटा ऑन बिहाफ ऑफ ए डेटा फिड्यूशियरी, फिड्यूशियरी है ना? और डेटा फिड्यूशियरी कौन है? गिव परमिशन। डेटा फिड्यूशियरी ये है हु अलोन और इन कंजंक्शन विद अदर पर्संस डिटर्मिन्स द पर्पस एंड मींस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा। कंसेंट मैनेजर कौन होता है? ये नजर आ रही है मेरी स्क्रीन? दोबारा शेयर करता हूँ। कंसेंट मैनेजर कौन है? दो चार चीजें देख ही लेते हैं ना जब लॉक खोला है तो। रजिस्टर्ड विद द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। Consent manager means a person registered with the board who acts as a single point of contact to enable a data principal to give, manage, review, and withdraw her consent through an accessible, transparent, and interportable platform. Interportable platform. ये है consent manager. तो consent manager कौन होगा? Registered with the board होगा, who acts as a single point of contact to enable a data principal. और data principal कौन है? डेटा प्रिंसिपल मीन्स द इंडिविजुअल टू होम द पर्सनल डेटा रिलेट्स, जिसका डेटा उसको डेटा प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है। और फिड्यूशियरी कौन है? डेटा फिड्यूशियरी वो है हु डिटर्मिन्स द पर्पस एंड मींस ऑफ प्रोसेसिंग, वो डेटा फिड्यूशियरी है। कॉन्सेंट मैनेजर कौन है? जिससे कॉन्टेक्ट करेंगे बाहर वाले लोग। ठीक है। कॉन्सेंट मैनेजर मीन्स ए पर्सन रजिस्टर्ड विद द बोर्ड हु एक्ट्स एज सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है कॉन्सेंट मैनेजर, टू इनेबल ए डेटा प्रिंसिपल टू गिव, मैनेज, रिव्यू एंड विड्रॉ हर कंसेंट।
डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, एन इंडिविजुअल अपॉइंटेड बाय द सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी। और सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी कौन है, ये देख लेते हैं। ये The central government may notify any data fiduciary or class of data fiduciaries as significant data fiduciaries on the basis of an assessment of such relevant factors as it may determine, including the volume and sensitivity of personal data processed, risk to the data, right of data principal, potential, ये सारा सिग्निफिकेंट डेटा fiduciary। तो थोड़ा सा इसको भी एक मेरे को लगता है कि क्लास इस पर लेनी पड़ेगी, ये रूप किरण जी, है ना। एक बार आप पढ़ लीजिएगा इसको, फिर उसके बाद में क्लास लेते हैं। हाँ सर बोलिए। मैं क्या, ये वाला भी जो है ना, एक हाँ बार सर। ये हम्म, डीपीडीपी एक्ट और इसको भी डिस्कस कर लेंगे एक बार अलग से, ठीक है सर। है ना। हाँ जी। जरूरी है। मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है इसका भी, ये हाँ वाला जी। पीपीटी डीपीटी एक बार पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिक पढ़ा हो ना तो ठीक रहता है। हाँ जी। वीडियोकॉन केस लॉ, हाउ मेनी कंपनीज ग्रुप इंसॉल्वेंसी, वीडियोकॉन केस में कितनी थी, 20 थी, कितनी थी। वीडियोकॉन केस में कितनी कंपनी थी जो ग्रुप इंसॉल्वेंसी में गई। एक बार देखना त्रिशा जी, कितनी थी, 20 थी, ज्यादा थी, कितनी थी। चंदा कोचर। चंदा कोचर तो उसमें थी ना, वो तो आईसीआईसी बैंक वाले में थी। वो इसमें इन्वॉल्व थी ना सर, उनके पतिदेव थे ना इसमें। हम्म। तो हाउ मेनी, क्वेश्चन ये है कि हाँ हाउ मेनी सर। कंपनीज वर इन्वॉल्व यस। इन ग्रुप इंसॉल्वेंसी इन केस ऑफ वीडियोकॉन। मेरे हिसाब से 20 थी शायद। सर एआई से मैं चेक कर रहा है, उसमें 13 आ रहा है, 13 तो 13 आ रहा तो ठीक, 13 ही होगा फिर। एआई में, और सबके हम्म। नाम दे रहे हो। तो बस ठीक है, हाँ ठीक है। दी ऑनरेबल एनसीएलटी कंसोलिडेटेड इंसॉल्वेंसी प्रोसेस ऑफ 13 कंपनीज आउट ऑफ 15 कंपनीज। Our two were like हाँ, दो छोड़ दी separate. उन्होंने, के आई एल लिमिटेड और ट्रेंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, है ना। तो दो छोड़ करके बाकी 13 को ग्रुप इंसॉल्वेंसी में डाल दिया, ठीक है। तो 13 लिख सकते हैं, 13 विल बी आंसर। ये 13, इसको स्टॉप शेयर करके ये दोबारा ये या, चलिए नेक्स्ट। हु इज नॉट ऑथराइज टू रजिस्टर ऑफेंस अंडर सेक्शन 439 ऑफ कंपनीज एक्ट। सेक्शन 439 में हु इज नॉट ऑथराइज्ड टू रजिस्टर ऑफेंस। Which act? Companies Act. कंपनीज एक्ट, हाँ। Who is not authorized to register offense under 439 section में क्या बताया है? तो सेक्शन 439 पे जाना है अपने को। एक बार सेक्शन 439 खोलता हूँ, Of एक्ट company. में जाके कॉर्पोरेट लॉज, कंपनीज एक्ट, सेक्शन 439, सेक्शन 439 इसमें होगा मेरे ख्याल, Who is not ये authorized to register offense? Special code. 439, Sir, who can file complaint and how हाँ। offenses are prosecuted in special court. हम्म, Special court can take cognizance of offense only on special court cannot act on its own, only on written complaint. Who can file complaint में सर इसमें आरओसी आएगा, शेयर होल्डर और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेबी इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। हु कैन फाइल क्वेश्चन कंप्लेंट क्या है है, सर, क्वेश्चन ये ये ना है, हु हु इज कैन फाइल नॉट ऑथराइज्ड टू रजिस्टर ऑफेंस। रजिस्टर ऑफेंस और हु कैन फाइल कंप्लेंट। ये लिखा है इन्होंने, लिक्विडेटर, शेयर होल्डर, रजिस्ट्रार, ये ऑप्शन दे रखी है। अच्छा ऑप्शंस भी हैं।
लिक्विडेटर। Who is हाँ, not क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रार भी आ गया, शेयर होल्डर हाँ। भी आ गया, है registration? ना। सर इसका मतलब फाइल कंप्लेंट ही हुआ ना। कंप्लेंट कौन कर ऑथराइज। सकता है? रजिस्ट्रार कर हाँ। सकता है, शेयर होल्डर कर सकता है, मेंबर कर सकता है, और ए पर्सन ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें लिक्विडेटर नहीं है। हम्म। क्वेश्चन उसने पूछा है कि हु इज नॉट ऑथराइज्ड हु इज नॉट ऑथराइज, ठीक। टू रजिस्टर ऑफेंस, तो लिक्विडेटर इसका आंसर होगा, क्योंकि शेयर होल्डर भी कर सकता है और रजिस्ट्रार भी कर सकता है। What would be the RP salary if admitted claims is less than 50 crores? What will be our official admitted claim with less than 50 crore? Admitted claim का 1%। Admitted claim जो है आपका less than 50 crores है। ये आपको शेड्यूल में दे रखा है। ये तो आपको CIRP रेगुलेशंस के शेड्यूल में मिलेगा ना। CIR पे 400 300। 1 लाख होना चाहिए शायद। वन लाख है। लेस देन और इक्वल टू 50 करोड़ 1 लाख। आपका शेड्यूल 2 में है CIRP रेगुलेशंस का शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 का मिनिमम फिक्स्ड फीस, तो ये हो जाएगा, आंसर विल बी 1 लाख पर मंथ। 1 lakh रुपीज minimum 1 fixed लाख fees। पर मंथ। ये हो गया आपका शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में है ये, शेड्यूल 2 ऑफ CIRP रेगुलेशंस। 50 करोड़। मिल गया त्रिशा जी? हाँ जी सर। तो शेड्यूल 2 पेज ऑफ पेज CIRP रेगुलेशंस। 467। चलिए, वन डे वन RP enters the office of CD, what he is expected to do first? सबसे पहले क्या करेगा? RP entered the office. What is expected to take record from CD, meet the auditor, or inform that the records are not made by IT professionals. तो So सबसे पहले तो यही करेगा, he will take I records। meet IT professional भी हो सकता है because they also keep the digital records. नहीं, वो तो ठीक है, पर पहले तो CD से रिकॉर्ड लेगा ना वो। हो सकता है CD के पास ये चीजें अवेलेबल हों, अगर CD के पास नहीं होगी तो IT प्रोफेशनल के पास जाएगा वो। तो सबसे पहले तो जो भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल है वही लेगा ना, कस्टडी ऑफ रिकॉर्ड्स लेगा या कस्टडी ऑफ एसेट्स लेगा। इफ वन ऑफ द बैंक्स डू नॉट अटेंड COC मीटिंग, व्हाट ऑप्शन यू हैव? इसमें क्या होता है, इन केस ऑफ COC मीटिंग्स, इफ देर इज ए रेजोल्यूशन, है ना, विच इज टू बी पास्ड। भाई दो तरह के एजेंडा होते हैं, आइटम्स टू बी डिस्कस्ड, आइटम्स टू बी वोटेड, है ना। तो जो वोटिंग आइटम है, अगर मान लीजिए आपका वोटिंग थ्रेशोल्ड नहीं मीट हो रहा, 66% आपको चाहिए, नहीं आ रहे 66%, तो आप क्या करोगे? यू विल कीप द वोटिंग विंडो ओपन, है ना। और फॉर दोज हु डिड नॉट वोट, or who came to the meeting but who abstained from voting, or who did not attend the meeting, तो नेचुरली यू विल मेक अरेंजमेंट्स फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब या जो भी है, मतलब आप उसको ऑनलाइन मीटिंग करोगे, ऑडियो विजुअल कॉन्फ्रेंस जो भी है। इसमें ना रिसेंटली देयर इज अ चेंज, वो चेंज भी मैं आपको बता देता हूँ, वो चेंज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर इसमें वोटिंग हम ओपन रखते हैं ना, तो वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के थ्रू ही होना चाहिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नहीं, मीटिंग तो पहले अटेंड करेगा ना। अगर मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए तब भी हम उनसे वोटिंग ओपन करते हैं। हाँ, वोटिंग ओपन करते हैं, हाँ। पर वो वोटिंग जो होगी वो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होएगी ना सर, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, क्या होगा? ऐसा तो कुछ लिखा नहीं, एक्ट में तो लिखा है कि वोटिंग ओपन होगी जो जिन्होंने वोट नहीं हाँ, किया। वोटिंग विंडो ओपन होगी। अब ये मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही, मेक अरेंजमेंट फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंस। एक मिनट, मैं ना आपको रेगुलेशन नंबर बताता हूँ इसका। वीडियो कॉन्फ्रेंस वाला
सर ये वोटिंग के लिए नहीं है, सीओसी मीटिंग के लिए है ना, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस ही रहता है। इसके बाद पार्टिसिपेट। में वोटिंग का प्रोसीजर आता है ना, पहले तो मीटिंग हम्म। होता है। हम्म। सर रेगुलेशन 23 में है ना, पार्टिसिपेशन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये देखना है, उसमें सेफ गार्ड हम्म। contents of the notice service committee which one इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो रेगुलेशन नंबर 25 है, वोटिंग 25। से रिलेटेड। ये तो ठीक है, रूप किरण जी, यू आर करेक्ट कि भाई दी विल मेक अरेंजमेंट फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यहाँ पर वोटिंग की बात कर नहीं रहा है एक्चुअली, वो सीओसी मीटिंग की बात कर रहा है। तो सीओसी मतलब देर आर टू टाइप्स ऑफ मीटिंग्स, वन एजेंडा फॉर डिस्कसिंग एंड सेकंड इज एजेंडा फॉर वोटिंग। यहाँ पर डायरेक्टली वो वोटिंग की बात नहीं कर रहा है। सर बट मीटिंग तो ऑलरेडी कंडक्ट हो चुकी है, दोबारा मीटिंग भी कर सकते हैं अगर किसी ने अटेंड नहीं करी। इसमें ऐसा होता है ना कि वो मीटिंग तो करेगा ही ना, मतलब बेसिकली वोटिंग विंडो ओपन करेगा। हम्म। ये एक बार रेगुलेशन नंबर 25 पढ़ते हैं तो थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगा। रेगुलेशन अच्छा। 25 में भी जो 5 के बाद में यहां पर ये कह रहा है, एक बार रेगुलेशन नंबर 5 पढ़ते हैं। The resolution personal shall circulate the minutes of the meeting by electronic means to all members of the committee and the authorized representative, if any, within 48 hours of the conclusion of the meeting। ठीक है, सर तो कौन सा मिनट्स रेगुलेशन? आपने सर्कुलेट कर दिए विदिन 48 आवर्स। रेगुलेशन नंबर 25 CIRP रेगुलेशंस। उसके बाद सी के वोट ऑफ द मेंबर्स हु डिड नॉट वोट एट द मीटिंग ऑन द मैटर्स लिस्टेड फॉर वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम इन अकॉर्डेंस विद रेगुलेशन 26, where the voting shall be kept open from the circulation of the minutes for such time as decided by the committee, which shall not be less than 24 hours and shall not exceed 7 days। ठीक है, तो मिनिमम कितनी होगी 24 आवर्स और shall not exceed 7 days, provided that on a request for extension made by a creditor the voting window shall be extended in increments of 24 hours period। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चेंज आया। ठीक है, provided further that the सर क्या resolution question। एक बार सर चेंज दोबारा बता देंगे ऑन रिक्वेस्ट वाला? क्या ऑन रिक्वेस्ट? अच्छा, ऑन द हाँ रिक्वेस्ट ऑफ क्रेडिटर वन हाँ, मोर डे। प्रोवाइडेड दैट ऑन अ रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन मेड बाय ए क्रेडिटर द वोटिंग विंडो शैल बी एक्सटेंडेड इन इंक्रीमेंट्स ऑफ 24 आवर्स पीरियड्स। ठीक है, मीन्स 8 डेज हो गया ना सर? 8 डेज का हो गया, 24 आवर्स पीरियड हो गया ना। सर 7 डेज मैक्सिमम अलाउड है, तो उसमें एक एडिशनल वन मोर डे हो गया ना? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। इंक्रीमेंट्स ऑफ 24 आवर, एक बार में 24 आवर्स एक्सटेंड होगी, एक बारी में, मतलब 7 डेज की एक्सटेंशन एट ए स्ट्रेच नहीं मिल जाएगी, हम्म। इन इंक्रीमेंट्स ऑफ 24 आवर्स पीरियड, ओके। 24-24 घंटे की होगी। 24 प्रोवाइडेड फर्दर दैट, एक और बात है, द रेजोल्यूशन पर्सनल शेल नॉट एक्सटेंड द वोटिंग विंडो व्हेन द मैटर लिस्टेड फॉर वोटिंग हैव ऑलरेडी रिसीव्ड द रिक्विजिट majority वोट। मान लीजिए आपको 66% चाहिए, 66% आपके हो गए, ठीक है, एंड वन एक्सटेंशन हैज बीन गिवन आफ्टर द रिसीट ऑफ रिक्विजिट majority वोट्स। ठीक है, मतलब आपको 66% मिल गया, उसके बाद में आपने एक एक्सटेंशन भी दे दी, उसके बाद में आप फिर वोटिंग विंडो एक्सटेंड नहीं करोगे। ठीक है, द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव shall circulate the minutes of the meeting received under sub regulation 5 to creditors in a class and announce the voting window at least 24 hours before the voting window opens for voting instructions and keep the voting window open for at least 12 hours। ये ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहा है। तो ये जो चेंज आया ना, ये रिसेंट चेंज आया, ये आपका आ गया 24 में, 15 फरवरी 24। तो एक तो ये कहता है कि भाई वोटिंग विंडो आपकी 24 आवर्स टू 7 डेज रहेगी इन इंक्रीमेंट्स ऑफ 24 आवर्स। ठीक है, और अगर आपका रिक्विजिट वोट मिल गया और एक एक्सटेंशन ऑलरेडी ग्रांटेड है तो फिर और एक्सटेंशन नहीं देंगे। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन भी प्रॉपरली नहीं लिखा होता, हो सकता है ये क्वेश्चन भी प्रॉपरली ना लिखा हो इन्होंने। बेसिकली हमारा क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन है क्या। अगर मान लीजिए सीओसी मीटिंग सिर्फ एजेंडा डिस्कशन के लिए है तो फिर एक्सटेंशन की जरूरत भी नहीं है उसमें, ये वोटिंग में एक्सटेंशन की जरूरत रहती है।
भाई मीटिंग, अदरवाइज मीटिंग तो दोबारा हो जाएगी। एक देखिए, दो सिनेरियो लेते हैं कि एक सीओसी मीटिंग होनी है जिसमें कोई एजेंडा फॉर वोटिंग है ही नहीं, ठीक है, सिर्फ मीटिंग होनी है। मीटिंग में कोई नहीं आया, नहीं आया तो नहीं आया, बात खत्म। उसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। लेकिन अगर उसमें एजेंडा फॉर वोटिंग है, ठीक है, आइटम्स फॉर वोटिंग है, आइटम्स फॉर वोटिंग में फिर वोटिंग विंडो आपको ओपन करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर हम दे देते हैं रेगुलेशन नंबर 25। इसको हम कहेंगे कीप द वोटिंग विंडो ओपन। If the resolution applicant is ineligible under 29A, as resolution applicant stood as guarantor, Which was invoked and resolution which was invoked, and the resolution applicant has made offer of 5.75 crores. This resolution and MSME since the resolution applicant is service suitable limited information not be applicable purely limited MSME ineligible student explanation of if ineligible student for the 5.7 ये क्वेश्चन कुछ क्लियर नहीं लिखा, कोई सर बात नहीं। इसमें देखिए एमएसएमई ऐसा पे, है, सर इस केस में एमएसएमई अपने को क्या देखना है, सेक्शन 240 कैपिटल ए। सेक्शन 240 कैपिटल ए क्या बोलता है? सेक्शन 240 ये बोलता है कि इन केस द रेजोल्यूशन प्लान is being submitted in respect of a company which is under MSME sector, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, 29A(c) and 29H विल नॉट बी एप्लीकेबल। नाउ दिस पॉइंट इज नॉट क्लियर, 5.75 करोड़ क्या कहना चाह रहा है ये? सर वो यही बोलना चाह रहा है कि एमएसएमई वाला क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा, इसलिए नहीं, तो 29 ए 5.75 करोड़ है क्या? उन्होंने अपना प्लान सबमिट किया होगा ना। हाँ, नहीं तो इसका मतलब तो कोई रेलेवेंस ही नहीं है यहाँ पर। मतलब मेरे को जहां तक लग रहा है कि रेजोल्यूशन एप्लीकेंट इन एलिजिबिलिटी एप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि वो एमएसएमई में आ गया और इसलिए वो अपना प्लान सबमिट कर देगा, कुछ ऐसा तो नहीं है। एक्चुअली ना क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है, कोई हम्म। बात नहीं। या तो ये कहना, ऑफर ऑफ कितना, या तो इन्वेस्टमेंट, या तो जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जिसने ऑफर दिया उसकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 5.75 है, कुछ ऐसा कहना चाह रहा है, पता नहीं क्या कहना चाह रहा है। दो बातें, या ये 5.75 करोड़ है क्या, 5.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, 5.75 रेजोल्यूशन प्लान की वैल्यू है, गारंटी की वैल्यू है। तो शायद एमएसएमई डिटरमिन कर रहे हैं क्योंकि वो पूछ रहे हैं ना इजी एमएसएमई और नॉट। हम्म, if the resolution applicant is ineligible under 29A, as a resolution applicant stood as guarantor, Easy MSME since the applicant is in service sector is beyond the limit of अब ये कह रहा है इनएलिजिबल है। 29A में इनएलिजिबल है बट जो आप बोल रहे हैं 240A में एलिजिबल है। ये क्वेश्चन ही सही नहीं लिखा इसने, शायद ऐसा कहना चाह रहा है कि इफ द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट इज इनएलिजिबल अंडर 29A एज रेजोल्यूशन एप्लीकेंट stood as guarantor which was invoked, and the resolution applicant has made offer of 5.75 crores, तो is resolution applicant an MSME?
व्हाट कुड बी द प्रोबेबल, इसमें ये हो सकता है ना, इनएलिजिबिलिटी। सिंस द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट इज इन सर्विस सेक्टर, ये तो होगा नहीं, इट इज बियॉन्ड लिमिट ऑफ एमएसएमई। डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं। तो हमें क्या देखना है, बेसिकली हमें सेक्शन 29A देखना है। सेक्शन 29A में अब वो क्या क्वेश्चन पुट कर सकता है? सेक्शन 29A में कुछ अपने पास कंडीशंस हैं, है ना, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और टर्नओवर। तो 240 तो कहता है अगर एमएसएमई की सीआईआरपी चल रही है या प्रीपैक चल रहा है, ठीक है ना, तो 29A सी और एच आपको नहीं देखना, सीधी सी बात है। उस हिसाब से ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ही सही नहीं लिखा तो इसका आंसर हम क्या दें? अब वो खुद आए नहीं है। सेक्शन 240 कैपिटल है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल विद ए इन प्रेजेंट केस? One resolution is only obtained. वन रेजोल्यूशन इज ओनली ऑब्टेन्ड एंड इट इज इनएलिजिबल। मतलब एक ही रेजोल्यूशन एप्लीकेंट आया, रेजोल्यूशन प्लान आया और वही इनएलिजिबल है। Eligible. Liquidation case study. सेकंड है लिक्विड, अच्छा, सो ऑर्डर फॉर लिक्विडेशन, अच्छा यही इसका आंसर होगा इसको, ठीक है। लिक्विडेशन केस स्टडी ये देखते हैं। ए स्टार्ट्स अ बिजनेस विद आइडिया टू ब्रिंग स्ट्रीट क्लॉथ्स ऑफ थाईलैंड एंड मलेशिया to the streets of Delhi. He took loan from his brother. After some time, the operational creditor issued demand notice, and then operational creditor made application to NCLT. Demand notice. Operational credit, what are the period called RP and state? ये लिक्विडेशन की स्टडी बनाई है इन्होंने। ए स्टार्ट्स ए बिजनेस विद आइडिया टू, ये कह रहा है भाई हम थाईलैंड से और मलेशिया से कपड़े ले आएंगे और दिल्ली की गलियों में बेचेंगे, ठीक है। एंड ही टुक लोन फ्रॉम हिज ब्रदर। आफ्टर सम टाइम the operational creditor issued demand notice and then operational creditor made application to NCLT. One of the operational creditor called the RP and stated that they will come and take goods from godown. RP will ask store manager to keep goods aside and allow OC to take goods. RP will make list of goods and ask personnel to not hand over the goods without his permission. ऑल्दो क्वेश्चन इज नॉट क्लियर, बट हम इसको इस तरह से डिस्कस कर लेते हैं कि अब देखिए, सपोज CIRP हैज स्टार्टेड। नाउ इफ CIRP हैज स्टार्टेड एंड वन ऑफ द पर्सन हैज सप्लाइड द गुड्स टू हुम पेमेंट हैज नॉट बीन मेड, सपोज देयर इज एन OC, ठीक है। जैसे यही वाला केस ले लेते हैं, इसने क्या किया, क्लोथ सप्लाई कर दिए, इसको पेमेंट नहीं हुआ। अब इसको पेमेंट नहीं हुआ और CIRP इनिशिएट हो गई, तो कैन ही टेक बैक हिज गुड्स? द आंसर इज नो। ये अपने गुड्स वापस भी नहीं मिलेंगे इसको। क्यों? क्योंकि अगर गुड्स वापस मिल गए तो एक किस्म से ये प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन हो जाएगी। दिस विल बी हिट बाय सेक्शन 43। रूपकिरण जी, ये जो है, once CIRP is initiated, you cannot return the goods also. यस सर, वो I'll give you the logic. 43 में लिखा हुआ है। सेक्शन 53 का अल्ट्रेशन हो जाएगा, 43, इसीलिए नहीं 43, लेते। हाँ क्लेम क्लेम करना है उनको, सिर्फ हाँ, पेमेंट नहीं वो ये करना है। कहता है 43 में, क्या कहता है वो, ये सेक्शन 53 का अल्ट्रेशन मार्क आएगा सर, डिस्टर्ब हो जाएगा पेमेंट करने से। हाँ, ये ये इसमें एक्सप्लेनेशन जब हम पढ़ते हैं 43 में, एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 3, न्यू वैल्यू मीन्स मनी और इट्स वर्थ इन गुड्स सर्विसेज और न्यू क्रेडिट और रिलीज बाय द ट्रांसफरी ऑफ प्रॉपर्टी। ये रिलीज में कवर हो जाएगा।
released by the transferee of property previously transferred to such transferee in a transaction that is neither void nor voidable by the liquidator or the RP। मतलब अगर ये void होती ट्रांजेक्शन तब तो वापस कर सकते हो आप, लेकिन अगर void या voidable नहीं है तो फिर वापस नहीं कर सकते। ये एक्सप्लेनेशन में आ जाता है, सेक्शन 43 का एक्सप्लेनेशन। तो बेसिकली इट विल बी डीम टू बी प्रेफरेंस, तो इसलिए ये वापस भी नहीं करेगा। तो दिस ट्रांजेक्शन विल बी हिट बाय सेक्शन 43। अब इन्होंने अपने हिसाब से लिखा है, बट ऐसा नहीं है। इसमें मैं एक और ऑप्शन जोड़ देता हूं, ये जो है, ये एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 43। तो इट विल बी तो गुड्स कैनॉट बी रिटर्न्ड। अब जो होगा उसी में होगा, लिक्विडेशन में होगा, ये नहीं अपने गुड्स वापस ले जाएगा। सर फिर से एक बार कर दो ना सर, एक्सप्लेनेशन वाला सर, 2 मिनट में सर, एक सेकंड। वो हाँ 43। देखो, ऐसा है, क्वेश्चन हाँ हम सर। ये डिस्कस कर रहे थे यस कि सर। सपोज ए सप्लायर हैज सप्लाइड गुड्स, ठीक है। यस सर। हाँ। नाउ ही डिड नॉट पे द मनी, कंपनी वेंट टू लिक्विडेशन, ठीक है। यस सर। हाँ। नाउ वेदर ही कैन टेक बैक हिज गुड्स, द आंसर इज नो। ही इज नॉट अलाउड टू टेक बैक हिज गुड्स। ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है 43 में। 43 में क्या लिखा है? न्यू वैल्यू मीन्स मनी और इट्स वर्थ इन गुड्स, और न्यू क्रेडिट और रिलीज बाय द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी previously transferred to such transferee in a transaction that is neither void nor voidable by the liquidator or resolution professional, ठीक है। अगर void ट्रांजेक्शन हो या voidable हो तब तो हो सकता है, अदरवाइज इन केस ऑफ ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन, इन केस ऑफ ऑर्डिनरी कमर्शियल ट्रांजेक्शन, तो ये आप यू कैनॉट रिटर्न दी गुड्स, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बन गई कंपनी की। ओके सर। अब 53 के हिसाब से होगा डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होगा। ओके 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 ओके। अदरवाइज तो जिसका भी सप्लाई नहीं हो, सारा सारा माल अपना वापस ले जाते रहेंगे सारे। अब ये है ऑपरेशनल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर पीछे आएगा 53 में, है ना। अगर ये माल ले गया तो पहले पेमेंट होगी ना कसम से इसको। यस सर। ये है। मतलब ऐसा बोल रहे हो सर कि गुड्स इन ट्रांजिट एंड कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन। यस ओके सर ओके। गुड्स इन ट्रांजिट की बात नहीं है, वो ये कहता है कि पहले तो आप ये देखो कि क्या ट्रांजेक्शन वॉइड है या वॉइडेबल है, तब तो आप यू कैन रिटर्न द गुड्स, यू कैन रिलीज द गुड्स, ठीक है। बट इफ द ट्रांजेक्शन इज ए कमर्शियल ट्रांजेक्शन एंड यू हैव नॉट पेड द मनी, देन यू कैन नॉट रिटर्न द गुड्स। सो यू कैन नॉट। इट विल बी हैंडल्ड एज पर सेक्शन 53। सेक्शन 53 ओके में मैकेनिज्म दे रखा है ना। ओके सर। यस सर। यस 53 में है सर। भाई गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन आपके का। पास आ गए, वो आपकी प्रॉपर्टी बन गए। अगर प्रॉपर्टी, अगर डिलीवरी कंप्लीट है तो आपकी प्रॉपर्टी बन गए वो। अब वो ये नहीं कह सकता मैं वापस ले लेता हूं अपने गुड्स, नहीं। ऑल्दो द पेमेंट इज नॉट पेड टू हाँ, अ पेमेंट सप्लायर। नहीं हुई तो क्या हुआ, तो 53 में जाना पड़ेगा ना। ऐसे तो सारे जने अपने वापस लेते रहेंगे गुड्स। जिसने परफेक्ट मशीनरी सप्लाई परफेक्ट की, वो सर। कंपनी मशीनरी ले जाएगा। ऐसा थोड़ी यस होगा। सर। ओ हो यस 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 सर समझ यस। रहे हो? ये है। यस सर। यस यस समझे समझ गए सर। नाउ व्हाट डज एसेट मेमोरेंडम डज नॉट कंटेन। एसेट मेमोरेंडम में क्या नहीं आता है? पहली बात एसेट्स तो में। ये एसेट मेमोरेंडम बनता कब है, ठीक है। एसेट मेमोरेंडम आपका बनता है लिक्विडेशन में, है ना। हाँ। लिक्विडेशन में बनता है ना। यस सर। तो एसेट मेमोरेंडम में कुछ कुछ चीजें आती हैं। हम्म। अब ये कह रहा है कि एसेट मेमोरेंडम में क्या नहीं आता है, ये बताना है। हम्म। एसेट मेमोरेंडम का सेक्शन, लिक्विडेशन रेगुलेशन में रेगुलेशन नंबर 34, ठीक है जी। हाँ बराबर सर परफेक्ट। है ना। हाँ सर। तो रेगुलेशन हाँ हाँ। नंबर perfect।
34 हम्म ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशंस। हम्म। तो अब ये कह रहा है कि क्या नहीं आता है उसमें, एक आध आइटम बता दीजिए जो नहीं आता। इससे पहले अपने को पता होना चाहिए आता क्या है। इंटेंडेड मैनर एंड रियलाइजेशन, सर उसमें 34 तरीका है सर। हाँ, थर्टी अदर फोर देन टू दोस। बोलता है, 34(2) बोलता है द एसेट मेमोरेंडम शैल प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द एसेट्स व्हिच आर इंटेंडेड टू बी रियलाइज्ड बाय वे ऑफ सेल। क्या है? वैल्यू ऑफ द एसेट, वैल्यू ऑफ द एसेट और बिजनेस valued in accordance with regulation 35, intended manner of sale, intended mode of sale, expected amount of realization from sale, any other information that may be relevant for the sale of the asset। तो बेसिकली क्या है इसमें, जैसे डब्ल्यूडीवी है, डब्ल्यूडीवी के बारे में कुछ नहीं कह रहा भैया, आपको जो वैल्यू देनी है, जो आपने रेगुलेशन 35 में वैल्यू किया है वो वैल्यू देनी है। क्यों? यहां सेल की बात हो रही, लिक्विडेशन पे पहुंच गए ना हम लोग। हम्म। फिर इंटेंडेड मैनर ऑफ सेल क्या होगा, इंटेंडेड मोड ऑफ सेल क्या होगा, एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ, जैसे परचेज वैल्यू आपको नहीं देना है इसमें, परचेज ओके वैल्यू सर। नहीं है, डब्ल्यूडीवी नहीं है, आपको बेसिकली जो वैल्यू है वो देनी है। इंटेंडेड मैनर ऑफ सेल देना, इंटेंडेड मोड ऑफ सेल देना, एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन, एनी अदर इंफॉर्मेशन। हम्म तो अब डिपेंड करता है कि उसने ऑप्शंस क्या दिए, ऑप्शंस के हिसाब से हम इसमें चूज कर सकते हैं। व्हाट डज लिक्विडेशन स्टेट कंटेन? लिक्विडेशन स्टेट में क्या क्या आएगा? लिक्विडेशन स्टेट तो आपका सेक्शन 36 है ना? तो बेसिकली जो भी एसेट्स हैं जो बिलोंग करते हैं, चाहे वो टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो, कुछ भी हो, है ना, जिसका हम्म। ओनरशिप जो है अगर डिस्प्यूटेड है तो भी उसके अंदर आ जाएंगे, है ना। हम्म ओनरशिप हम्म। ऑफ विच इज टू बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट्स। और क्या नहीं आएगा? ओपीएफ, एसेट्स। ग्रेचुटी, हाँ। कंट्रीब्यूशन वगैरह वो सब नहीं आने वाले हैं इसके। मिलमेन, थर्ड पार्टी एंड ऑल सम हाँ हाँ, वो डॉक्यूमेंट। नहीं आएंगे, हाँ। हम्म। बिल्कुल। एसेट्स हेल्ड इन ट्रस्ट ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, है ना, वो सारा यस हमारा सर। ये सेक्शन 30 से, रेगुलेशन 36 नहीं, सेक्शन 36 है ये एक्चुअली। यस सर। तो सेक्शन 36 इसमें पूरा लिखा नहीं है, बट एक आइडिया आइडिया मिल जाता है इस तरह से। तो सुनील सुनील सेठी जी हैं क्या? यस सर। या, हाँ जी, या कोई और सुनील जी हैं? ये हो गया। अच्छा, उसके बाद में, इफ द लिक्विडेटर लिक्विडेट्स द कंपनी, व्हाट इज लीस्ट एक्सपेक्टेड ऑफ हिम टू सेल द प्रोडक्ट? टी शर्ट विच शुड बी सोल्ड विद इन 8 वीक्स बिकॉज ऑफ इट्स मटेरियल। अच्छा, लीस्ट सर, लीस्ट बोल रहे हैं सर, लीस्ट। व्हाट इज लीस्ट एक्सपेक्टेड टू हिम? सर एक्चुअली यहाँ सेल ऑफ गुड्स की बात हो रही है, अगर एसेट्स होते देन वैल्यूएशन रिक्वायर्ड होता, गुड्स में आपको लगता है वैल्यूएशन, तो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बोलते हैं ना। नहीं, अगर इन्वेंट्री तो है ही नहीं ये, अगर इन्वेंट्री। आप क्लोज में डील कर रहे हो तो इन्वेंट्री तो है ना, तो इन्वेंट्री तो फिर स्टॉक का वैल्यूएशन तो होगा ही, अच्छा। नहीं होगा? हम्म। इन्वेंट्री है ना, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन तो होता ही है। तो वो क्या चलो बेसिकली क्या है कि देर इज ए प्रोपोजिशन फॉर सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, तो इसमें से कौन सी चीज वो नहीं करेगा? ही विल नॉट अप्रोच द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, है ना, नेचुरली। हम्म जैसे ही में अप्रोच नेबरहुड शॉप्स होता है ना, भाई हम्म आप जो है दोनों तरह से ट्राई करते हो सेल करने की। यू कैन अप्रोच डेली मार्केट, ठीक है, यू कैन अपॉइंट टू वैल्यूअर्स, ठीक है। तो लीस्ट एक्सपेक्टेड क्या है? अप्रोच डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, है ना। हम्म। हाँ।
व्हाट इज प्रेफरेबल मेथड टू सेल द गुड्स, तो प्रेफरेबल मेथड इज ऑलवेज ऑक्शन, है ना. हम्म, इफ डायरेक्टर हैज टेकन सैलरीज फ्रॉम द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय क्रेडिटर विदाउट पेइंग वर्कमैन, ठीक है, तो डायरेक्टर ने सैलरी ले ली है, हम्म, ये, तो उस केस में क्या होगा, वेदर इट इज एक्सटॉर्शनेट, अंडरवैल्यूड, प्रेफरेंशियल, क्या है ये. प्रेफरेंस किया. प्रेफरेंस. हाँ, क्योंकि आपने वर्कमैन को पेमेंट नहीं किया और आपने एक्सट्रोस. सैलरी ले लिया, तो इट इज वो जो है प्रेफरेंस 43 में हिट हो जाएगा. 53 वाला मैकेनिज्म आपने चेंज कर दिया. वेदर सच एन एक्शन ऑफ टेकिंग सैलरी कैन बी सेड टू बी डिफ्रॉडिंग द क्रेडिटर्स, ये डिफ्रॉडिंग तो नहीं होगा, क्योंकि आपका सैलरी था, सैलरी ड्यू है, यू हैव वर्कड फॉर द कंपनी, डायरेक्टर भी अगर सैलरी है, इफ इट इज एज पर एग्रीमेंट, तो इट इज नॉट ए ट्रांजेक्शन डिफ्रॉडिंग द क्रेडिटर्स, है ना. हम्म, हम्म, अलाइड लॉ केस स्टडी, तो इसमें इसका आंसर आ जाएगा प्रेफरेंशियल, क्योंकि आपने क्या किया, 53 वाला चेंज कर दिया. और ये डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इफ सैलरी इज एज पर द एग्रीमेंट देन इट इज नॉट एन एक्शन ऑफ डिफ्रॉडिंग द क्रेडिटर्स. अलाइड लॉ केस स्टडी, प्यूमा सोल्ड मशीनरी टू सीटीएस फॉर 11 lakhs. प्यूमा कुड नॉट डिलीवर एज लेबर स्ट्राइक टुक प्लेस इन प्यूमा फैक्ट्री, ठीक है, इन्होंने मशीनरी बेची है फॉर 11 lakhs, लेकिन बाद में क्या हुआ कि स्ट्राइक हो गई और इट कुड नॉट डिलीवर. सीटीएस टुक मशीनरी फ्रॉम अदर पर्सन फॉर 12,75,000, ठीक है. भाई एक कंपनी ने सप्लाई ऑफ मशीनरी के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन उस कंपनी में स्ट्राइक हो गई, ठीक है. दूसरी कंपनी से मशीनरी ले ली 12,75,000, एंड सीटीएस हैड टू सप्लाई दैट मशीनरी टू जेनिथ विच गॉट डिलेड, ठीक है. अब इन्होंने आगे कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, भाई प्यूमा ने सीटीएस को देनी थी, सीटीएस ने आगे जेनिथ को देनी थी, वो भी डिले हो गया. तो क्वेश्चन इसमें यह है, कैन सीटीएस एंड जेनिथ सू पुमा. तो बेसिकली बात ये होती है कि एक ना फोर्स मेजर क्लॉज होती है. अब फोर्स मेजर क्लॉज में क्या है, स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, फ्लड्स, ये सारी चीजें फोर्स मेजर क्लॉज में आती हैं नॉर्मली, है ना. तो एक बार फोर्स मेजर क्लॉज को पढ़ लेते हैं कि फोर्स मेजर क्या होता है इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट का ही सवाल है कि सपोज you contract to deliver goods to a person but you are not able to deliver because of circumstances beyond your control, ठीक है. हम्म, तो एक बार फोर्स मेजर क्लॉज को पढ़ लेते हैं कि फोर्स मेजर क्लॉज क्या कहती है. फोर्स मेजर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पर चलते हैं हम लोग पहले, और वहां जाते हैं फोर्स मेजर क्लॉज. सर इसमें इम्पॉसिबिलिटी वाला क्लॉज लगेगा ना, कि इम्पॉसिबल हो गया और इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट हम्म वॉइड हो जाए. हम्म हम्म हम्म, हाँ, तो एक बार देख लेते हैं ना इसमें कि कंट्रोल एफ करके फोर्स मेजर क्लॉज है या नहीं, फोर्स मेजर में क्या कहता है. इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस देखें. Agreements void, agreements restraint of trade, agreement legal proceedings, agreements void for uncertainty.
contingent. Agreements contingent on impossible events. Obligations of parties reflective for refusal, person by whom. Performance of reciprocal promises. Contracts which need not be performed. यहाँ आना चाहिए ये. Effect of novation, recession, promise me dispense, consequences of recession, obligation of persons, this is advantage. एक Section 32. A force majeure clause. ये देखिए, ये मैं शेयर करता हूं आपसे. एक ये आर्टिकल है फोर्स मेजर क्लॉज पर. ये क्या कहता है? तो फोर्स मेजर क्लॉज में कहता है कि फोर्स मेजर क्लॉज इज एन इसेंशियल कंपोनेंट इन कॉन्ट्रैक्ट्स, स्पेशली जैसे कोविड पीरियड आ गया था, है ना. तो देयर में बी सम अनफोर्सिएबल एंड अनकंट्रोलेबल इवेंट, जैसे स्ट्राइक इज ऑल्सो एन अनफोर्सिएबल या अनकंट्रोलेबल इवेंट्स है दैट प्रिवेंट द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस. इन इंडिया force major clauses have gained significant prominence in managing contractual risks, especially following the recent global crisis such as COVID-19 pandemic and other natural disasters. The unpredictability of these events has highlighted the importance of having a well-drafted force majeure. ठीक है. तो फोर्स मेजर में इन्होंने डिस्कस किया. फोर्स मेजर क्लॉज क्या है? दैट रिलीव्स वन और बोथ द पार्टीज फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस. जैसे नेचुरल डिजास्टर्स इसमें आ जाती हैं, वार्स आ जाते हैं, स्ट्राइक्स आ जाती हैं और गवर्नमेंट एक्शंस आ जाते हैं. रॉयट्स आ जाएंगे इसमें, सिविल अनरेस्ट आ जाएगा. तो ये सारी जो है फोर्स मेजर क्लॉज में आ जाती है. ये है, इट इज गवर्न बाय सेक्शन 32 एंड सेक्शन 56. सेक्शन 32 डील्स विद कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्टिजेंट अपॉन एन इवेंट्स अकरेंस. और सेक्शन 56 डील्स विद द डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन. ठीक है, विच अप्लाइज इन द एब्सेंस ऑफ अ फोर्स मेजर क्लॉज. A contract is deemed void when an event occurs that renders the performance of the contract impossible or unlawful. However, force majeure differs from frustration as it is a contractual remedy specifically agreed upon by the parties. ठीक है. तो अगर फोर्स मेजर क्लॉज है तो फिर क्या होगा कि ही विल बी एब्सॉल्व्ड ऑफ द परफॉर्मेंस. तो उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी फिर इस केस में. ये हमारा सवाल क्या है यहां, ये कैन सीटीएस एंड जेनिथ सू प्यूमा. पहले तो ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर तो नो होगा बिकॉज ऑफ फोर्स मेजर क्लॉज. क्योंकि ये इम्पॉसिबल क्लॉज हो गया ना, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया. भाई उसको क्या पता था ये अगर सेल स्ट्राइक हो जाएगी. स्ट्राइक ना होती तो डिलीवरी कर देता वो. स्ट्राइक होगी तो वो क्या कर सकता है. कैन जेनिथ क्लेम डैमेजेस फ्रॉम प्यूमा. जेनिथ तो वैसे ही नहीं ले सकता क्योंकि जेनिथ और प्यूमा के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है आपस में, है ना. नो, बिकॉज ऑफ नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इनके बीच में तो आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं. If agreement between Zenith and CTS states that rupees 2 lakhs to be paid on delivery,
कैन सीटीएस reclaim अमाउंट फ्रॉम जेनिथ? पता नहीं क्या है। इंसॉल्वेंसी, परसेंटेज अप्रूवल रिक्वायर्ड इन रीपेमेंट प्लान। 75%. हाँ, ये मोर देन थ्री फोर्थ है एक्चुअली। Yes. वर्डिंग यूज जो वहां पर है मोर देन थ्री फोर्थ है। सेक्शन लेकिन अगर ट्रिपल आप वन सर. आपका ऑप्शन 75 दिया हो तो आपको 75 टिक कर लेना है। हाँ सर, सेक्शन ट्रिपल वन सर. हाँ, वेरी गुड। हम्म. हम्म. If there is a scoring system in application for हम्म. assignment with respect to हम्म. insolvency professional, what हम्म. would be in the present case? If RP has zero assignment, then score would be 100, and if हम्म. RP has 10 assignment, then score would be zero. करेक्ट. है ना, ये करेक्ट है। हम्म. क्योंकि हाँ. वो कहता है कि जिसके पास असाइनमेंट नहीं है उसको ज्यादा प्रेफरेंस दो। हम्म. ठीक है ना, तो दिस यस इज द सर. करेक्ट आंसर। और ये कहां पर बात लिखी गई है? ये बात लिखी गई है अभी ना, कुछ गाइडलाइंस आई थी इसमें। ये ये आईबीसी कोड में नहीं लिखा हुआ, ये आपको ना गाइडेंस गाइडलाइंस है कुछ, उसमें लिखा हुआ है। गाइडेंस नोट. ओके सर. हम्म। ये गाइडेंस नोट है ऑन ऑथराइजेशन फॉर असाइनमेंट। तो शेयर कर देना सर, हम वो भी कर देंगे सर, रिकॉर्ड में रख लेंगे. हाँ 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 हाँ। ये गाइडेंस नोट आ गया, ये मैं एक बार डाउनलोड करके, डाउनलोड्स में आ गया। ठीक। ये आपका है नवंबर, डाउनलोड्स में। ये गाइडेंस नोट, ये गाइडेंस नोट। हम्म। ये क्या कर रही है? मैं इसको यहाँ से डाउनलोड से करता हूँ इसको। तो गाइडेंस नोट ये क्या कहता है? ये कहता है, एक बार पढ़ लेते हैं थोड़ा उसमें, जो काम की चीज है। स्कोरिंग सिस्टम क्या है?
एक जरा जी, आईपीपीआई में ड्राफ्ट हैंडबुक फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस, ऑथराइजेशन फॉर असाइनमेंट। एक मिनट। एफएक्यू, ये एफएक्यू मॉडल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, ऑथराइजेशन फॉर असाइनमेंट। लिंक चलो मैं ढूंढ के डाल दूंगा उसको। बट ओके सर, उसमें नहीं। यही है कि जिसके पास असाइनमेंट नहीं है उसको हम्म। ज्यादा आपको प्रेफरेंस देना है। यस सर, यस यस। बेसिकली ये है। हम्म। कोई बात नहीं, एक बार ग्रुप में ढूंढ के डाल देना उस चीज को, है ना। ठीक है सर, हाँ। हाँ, वरना यहाँ ढूंढते रहेंगे कोई फायदा नहीं है। तो हम्म। हम आगे चलते हैं। Two of the creditor are on month long vacation and they did not attend the meeting. So what can we do? हाँ, हाँ जी। हम्म हम्म हाँ, हम्म ये हम्म। बेसिकली ये उसकी बात कर रहा है। Two of the creditors. हाँ, What can be done? एक्चुअली क्या होता है कि इसमें ना जो इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी है उसमें क्या कहता है वो ये कहता है कि कन्वीनियंस ऑफ क्रेडिटर्स हैज टू बी सीन, बेसिकली। अब Okay वो ये sir. कहता है कि भाई आपको बट बिफोर 28 डेज मीटिंग करनी है। लेकिन अगर मंथ लॉन्ग वेकेशन है मंथ के बाद कर लेगा वो, तो बिकॉज कन्वीनियंस ऑफ क्रेडिटर्स आल्सो हैज टू बी सीन, 2 दिन का ही तो फर्क पड़ेगा ना। हम्म। इसमें वही कह रहा है 28 दिन में करनी है। 28 दिन में नहीं है, अगर वो अवेलेबल नहीं है बंदे, तो वो 30 दिन बाद कर लेगा। हाँ। तो बेसिकली इसमें एक पॉइंट ये लिखा हुआ है उसमें कि कन्वीनियंस ऑफ क्रेडिटर्स आल्सो हैज टू बी सीन इन फिक्सिंग द वेन्यू एंड टाइम ऑफ मीटिंग, ऐसा लिखा है कुछ। प्रोफेशनल एथिक्स, सर आईआर उसका इज रिप्लेस्ड बाय आरपी। सर रेफरेंस नंबर नहीं देखना सर, रेफरेंस नंबर चलेगा सर? इसका नहीं नहीं दे देते, दे देते। ये कौन सा है इंसॉल्वेंसी सर? रेजोल्यूशन में ना, थोड़ा ये फास्ट पढ़। आपको ये मेरे ख्याल से सेक्शन में ही मिल जाएगा। एक बार मैं सेक्शन बता देता हूँ, कौन सा? कन्वीनियंस अभी बता देता हूँ। हाँ, कंडक्ट ऑफ मीटिंग। 134। हम्म। हाँ, 134 में नहीं है। अगर 134 में नहीं है ना, तो आपको क्या है, ये आपको फिर वहां मिलेगा रेगुलेशंस में। रेगुलेशन, ठीक है सर, रेगुलेशंस।
आप इंसॉल्वेंसी वाले। सर 107 सेक्शन 10। हम्म। हाँ, 107 में क्या बोलता है? सर उसमें नोटिस ऑफ मीटिंग की बात हो रही है ना, हम्म। कि मीटिंग का जो नोटिस है वो 14 डेज पहले जाना चाहिए मीटिंग से। हाँ, नहीं वो ठीक है। नहीं, कन्वीनियंस की बात हम पूछ रहे हैं भाई, कन्वीनियंस कहाँ लिखा? कन्वीनियंस लिखा हुआ है कहीं? सर 106 में मेरे ख्याल से उससे एक सेक्शन पहले ही किसी में लिखा हुआ है, 106 या 7 में ही होना चाहिए। वेरी करेक्ट। तो बस सेक्शन 106(4)(b) बोलता बी। है, द यस सर। रेजोल्यूशन पर्सनल shall consider the convenience of creditors in fixing the date and venue of the meeting of the creditors। करेक्ट उस करेक्ट हिसाब सर से इसका करेक्ट। आंसर हो जाएगा। मिला सर, मिला मिला है सर। मिला सर, मिला। परफेक्ट है सर। है ना? और हाँ। सब सेक्शन 4(1) में उसका टाइमिंग लिखा है सर, 14 days हाँ। लेस देन 14 बट नॉट मोर देन 28। हाँ, तो हमें ये जो है सेक्शन 106, कई बार जब क्वेश्चन यहाँ देते हैं ना तो उसमें भी पूरी क्लैरिटी नहीं होती है। अपने को ये प्रोविजन पता होना चाहिए, उस हिसाब से जो ऑप्शंस आएंगी वो जो बेस्ट ऑप्शन होगी हम करेंगे। बेसिकली क्या हम्म। है, एक आदमी मान लीजिए बोलता है भाई मेरा ओणम का फेस्टिवल है, ठीक है, हम्म या वो बोलता है, वो मान लो कोई हैंडीकैप्ड है, वो बोलता है भाई ये जो है, ये जो आपने वेन्यू लिखा है इस पे तो सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ स्लोप तो है नहीं। तो वो चीज हम्म वो कन्वीनियंस में आ जाता है ना? डेट भी हम्म और वेन्यू, डेट और वेन्यू में कन्वीनियंस देखना है। चलिए, प्रोफेशनल एथिक्स, आईआरपी was replaced by RP. RP made COC. After formation of COC, CD approached RP to withdraw RP. RP placed before COC to withdraw the CIRP. ठीक है। One financial creditor, FRCS opposed withdrawal. एक कंपनी की सीओ अपनी CIRP चल रही है, ठीक है, IRP चेंज हो गया है, आरपी आ गया, सीडी कहता भाई विड्रॉ कर लो CIRP, ठीक है। एक फाइनेंशियल क्रेडिटर ओपोज कर रहा है उसको, तो इसीलिए एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं हो पा रही। अब सीडी ने कहा आरपी को कि ये जो है ये फाइनेंशियल क्रेडिटर है ही नहीं, ये तो ओसी है, ठीक है। अब उसने उसका स्टेटस चेंज कर दिया, आरपी ने। आरपी चेंज द स्टेटस फ्रॉम एफसी टू ओसी। ओसी। जब एफसी से ओसी चेंज हो गया तो वोटिंग लिस्ट से बाहर हो गया वो, तो सीओसी से बाहर हो जाएगा ना। तो फिर उसके बाद में वो अपना पास करा लिया मोशन कि भाई हम्म विड्रॉ 12 वे वाला 90% मेजोरिटी। हम्म दूसरा, आरपी अपॉइंटेड द लीगल फर्म रन बाय हिज वाइफ टू गिव ओपिनियन ऑन द एफआरसीएस पोजीशन। तो एक लॉ फर्म चलाती है आरपी की वाइफ, उसको बोला कि भाई ये ओपिनियन दो कि भाई ये एफसी है या ओसी है, तो नेचुरली उसकी वाइफ ने यही ओपिनियन दे दिया कि भाई ये तो ओसी है ना। हम्म आरपी ने क्या किया, ऑन द एडवाइस, ये प्रोफेशनल एथिक्स की केस स्टडी है जो आई है ना। तो हम्म आरपी ऑन द एडवाइस ऑफ लॉ फर्म मेड एफआरसीएस एन ओसी एंड सीओसी वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। अब इसमें दो एजेंडा आइटम थी, पहला विड्रॉल एप्लीकेशन अंडर 12 ए, और दूसरा आरपी की फीस इंक्रीज कर दो, ठीक है। हम्म अब क्वेश्चन इसमें यह है कि वाज आरपी राइट इन एडजजिंग एफआरसीएस एज ओसी? द आंसर इज नो, है ना, हम्म क्योंकि ये तो मेलाफाइड इंटेंशन से चला ना, ये एक्टेड सही है सर। हम्म ही एक्टेड विद ए मेलाफाइड इंटेंशन। मैंने फॉर इंटेंशंस। मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना इसमें, है ना। भाई हम्म। जिस लॉ फॉर्म से पूछ रहा है वो लॉ फॉर्म भी उसकी वाइफ ही चला रही है, और पहले यस वो सर, अच्छी था, यस। बाद में उसको उसी डिक्लेयर कर दिया। उसके पीछे पर्पस क्या था? ताकि विड्रॉल वाला मोशन पास हो जाए, रेजोल्यूशन पास हो जाए, यस सर, यस सर, यस सर। है ना। वाज हाँ राइट, वाज ही राइट इन इंक्रीजिंग हिज रिमंडेशन फ्रॉम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट? नो, तो ये भी नहीं कर सकता, हाँ 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 हाँ। और ठीक है सर ना। हाँ सर, भाई उसने क्या किया, उसने सीओसी का कॉन्स्टिट्यूशन इसी पर्पस से चेंज किया ताकि वो हम्म रेजोल्यूशन पास हो सके। हम्म हम्म हम्म, हम्म।
Under Rule 8 of the adjudicating authority rules, till what time application can be withdrawn? Any time Uh, during CIRP, before the resolution plan, application cannot be withdrawn before admission. अब इसमें देखो पता क्या है, ये इन्होंने बड़ा टिकलिश सवाल पूछा। ये रूल 8 की बात करता है, तो जब तक हम रूल 8 नहीं पढ़ेंगे ना, हमें समझ में नहीं आएगा। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। हम रूल 8 पढ़ते हैं, एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स का, ये विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन। तो क्या कहता है, ये कहता है द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मे परमिट विड्रॉल ऑफ द एप्लीकेशन मेड अंडर रूल 4, 6 और 7 ऑन अ रिक्वेस्ट मेड बाय द एप्लीकेंट बिफोर इट्स एडमिशन। ठीक है, तो आंसर इसमें आएगा बिफोर एडमिशन, ये आंसर होगा इसका। वो जो विड्रॉल है ना, वो डिफरेंट है। ये कौन सी है, ये 4, 6 और 7 रूल में जो है, 4, 6 और 7 रूल में कौन सी एप्लीकेशन है? 4 में तो एप्लीकेशन बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर है, ठीक है। 6 में है ऑपरेशनल क्रेडिटर, और 7 में है कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। ये बेसिकली 7, 9 और 10 की एप्लीकेशन की बात कर रहा है, 12A वाली बात नहीं कर रहा। जबकि हम विड्रॉन से क्या समझेंगे, हमारा विड्रॉन से एकदम ध्यान 12A की तरफ चला जाएगा। सही है सर, सही है। हमने वही वही करा था सर, 12 के बोल रहे थे सर। है ना, तो इसका हम्म। आंसर ये रूल 8 जब आप पढ़ोगे, इसीलिए जानबूझ के कंफ्यूजिंग सवाल दिया है यहाँ। और गूगल में भी वही लिखा है सर, क्या? सेक्शन 12A सर, विथ 90% वोटिंग सर, नहीं, एआई में। वो ठीक है, लेकिन हमें देखो रूल 8 पर जाना ना। तो रूल 8 में हम्म। क्या लिखा है, ये रूल 8 में क्या था कि कौन सी एप्लीकेशन विड्रॉ हो सकती है। वो जो रूल 4, 6 और 7 में लगाई, रूल 4, 6 और 7 में क्या है, FC, OC और CD। हम्म। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा हम्म। गूगली क्वेश्चन है। हम्म। चलिए, प्री पैकेज डिक्लेरेशन फॉर अवॉइडेंस ट्रांजेक्शंस। सर उससे पहले सर क्वेश्चन नंबर 32 रहेगा सर, वॉज राइट इन इंक्रीजिंग रेम्यूनरेशन फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। नहीं ना, नहीं कर सकता ना वो। ओके सर, नहीं नहीं नहीं, भाई इट्स वो रेगुलर उसने क्लॉज। चेंज कर दी ना, उसने ओके। वो विद मेलाफाइड इंटेंशन COC चेंज करी ना। FC को OC बनाया, FC निकल गया। हाँ हाँ जो हाँ 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 उसका हाँ। ओपोजिशन कर रहा था वो निकल गया उसमें से। फिर जो मर्जी पास करवा लो, प्री पैकेज। ओके सर। डिक्लेरेशन फॉर अवॉइडेंस ट्रांजेक्शंस, कौन सा फॉर्म नंबर होता है इसका? 7। और कमेंसमेंट डेट फॉर अवॉइडेंस ट्रांजेक्शंस, कमेंसमेंट डेट कौन सी होती है इसमें? Pre-packed commencement date, sir. When the date of pre-package commenced. नहीं, PPIP CIRP commenced. कमेंसमेंट डेट होती है या प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट होती है? Pre-packed insolvency commencement date. हाँ। If NCLT does not pass an order prescribed under the code, how much time it can be extended? अगर NCLT ऑर्डर पास नहीं करती है तो कितना, वो उसमें 10 डेज का रिलैक्सेशन रहता है। ठीक है ना, Okay, sir. ये 10 डेज का रिलैक्सेशन, ये भी मैं सेक्शन बता देता हूं आपको। ये 60 के आसपास मिलेगा। Section 60. 64 देखिए, 64 अगर आप देखते हैं तो दे शैल रिकॉर्ड द रीजंस एंड द प्रेसिडेंट ऑफ NCLT और चेयरपर्सन ऑफ एनक्लैट may after taking into account extend the period specified in the act but not exceeding 10 days। Perfect. ठीक है ना, तो सेक्शन Hmm. 64 सबसेक्शन 1, Hmm. सेक्शन 64 सबसेक्शन 1। तो दे विल रिकॉर्ड द रीजंस एंड देन दे कैन एक्सटेंड, स्पेशल पावर है इनको 10 दिन तक एक्सटेंड करने की। चलिए, Hmm. ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए क्या Form फॉर्म number है? 5. हाँ, अब ऑपरेशनल क्रेडिटर में देखो, ये देखना पड़ेगा कि एप्लीकेशन कौन सी CIRP की लगा रहा है या क्लेम फॉर्म लगा रहा है। Hmm. अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म तो 5 है, ठीक है ना। Hmm. और क्लेम फॉर्म कौन सा है? 7. नहीं नहीं 7 कहाँ से हो जाएगा? नहीं, सॉरी सर, वो आपको 7 इज CIRP ऑप्शन। रेगुलेशंस में मिलेगा। सी होगा ना हाँ। सर, सी, फॉर्म सी फॉर ऑपरेशनल, नहीं, बी फॉर बी CIP फॉर बी। बी और फॉर बी, बड़ौदा। बी फॉर बड़ौदा, बॉम्बे। बी फॉर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, हाँ, फॉर फॉर्म बी है। फाइनेंशियल। जो क्लेम फॉर्म अगर पूछे
भाई हम्म पूछता क्या है वो, ये बात है ना। अगर क्लेम फॉर्म हम्म पूछेगा तो फॉर्म बी है। हम्म फॉर्म बी ऑफ CIRP रेगुलेशंस। और अगर एप्लीकेशन फॉर्म पूछता है तो वो फिर फॉर्म 5 है। यूनिवैल्यू केस स्टडी, लक्ष्मीपत खुराना, कोरम अंडर कंपनीज एक्ट। तो कोरम अंडर कंपनीज एक्ट क्या है? 33% सर। हम्म। और सेल ऑफ गुड्स बैंक वॉलेंट्री पोजीशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट सेल ऑफ गुड्स? SCRA बिडिंग डेट। हम्म PPIRP एक्सप्रेशन डेट। 21 days from the commencement of PPI। बिल्कुल ठीक है। हम्म इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ऑन ABPI कैन कीप डॉक्यूमेंट्स फॉर व्हाट पीरियड? 180 days। अच्छा, 180 डेज या 6 मंथ्स है? सेक्शन uh 217 होगा मेरे ख्याल, 217 218। 2183। 2183 है। हाँ सर। हाँ, क्या बोलता है कितना पीरियड? It will be sir, I exactly read it, the section। इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी मेसिस। इसमें पीरियड तो कुछ नहीं कहता। वो तो ये कहता है द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी शैल कीप इन इट्स कस्टडी बुक्स रजिस्टर्स फॉर ए पीरियड नॉट लेटर देन द कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। और इन्वेस्टिगेशन कितने पीरियड में करना है ये देख लेते हैं। वो आपको इन्वेस्टिगेशन के रूल्स में मिलेगा, हम्म है ना? हम्म 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 इंस्पेक्शन हम्म। एंड इन्वेस्टिगेशन आप- रेगुलेशंस। सर आपकी बात सही है, अप टू 6 months ही लिखा है सर। क्या? आपकी बात सही है सर, यू आर करेक्ट। है ना? मेरे को ध्यान डेफिनेटली आ रहा था, करेक्ट मैं सर। कहा शायद 6 मंथ्स है। नहीं सही है सर, रेगुलेशन नंबर 8 का 9 है सर। हम्म 8 का 9। हम्म The हम्म investigation authority may keep its custody and record produced to it up to 6 months and then after shall return the same to the person by whom or on whose behalf the record were produced। ठीक है। चलो, हाँ 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 हाँ। और देखते हैं ये केस स्टडी क्या दे रहा है। सेक्शन 8 कंपनी कॉस्ट। बस ठीक है, आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं, है ना? फिर आगे कभी करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, या कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो पूछ सकते हो। अगले सेशन में पता क्या करेंगे? अगले सेशन में DPDP एक्ट करते हैं, एक बार पढ़ लो। DPDP एक्ट पढ़ लो और दूसरा वाला वो मीडिएशन एक्ट पढ़ लो, है ना? कुछ टाइम लिमिट वाला कराओ कराओ ना सर, ज्यादा भी थोड़ा नहीं कराओ। टाइम फ्री लिमिट बैठे हैं में अभी बताओ क्या करना है। देखो, टाइम लिमिट में मैंने आपको पहले बताया था, टाइम लिमिट में ऐसा कुछ वो नहीं है। मैंने क्या तो। करवाना है भाई, वो तो देखो आपको याद ही करनी है। ओके सर। उसमें कोई तरीका नहीं है ऐसा। हाँ कोई हाँ 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 ऐसा तो हाँ। है नहीं, कोई ट्रिक्स है उसमें मेमोराइज करने की। मेरे को तो कोई ट्रिक नजर नहीं आती भाई, ना मैंने कभी याद करी। ओके सर। तो ये जो है, सर SCRA बिडिंग डेट क्या क्वेश्चन है ये? वो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट का क्वेश्चन है। मतलब जो एक्ट 1956 है कि हाँ क्या है? हाँ 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 हाँ। तो वो ठीक है तो सर। हाँ सर। नरेंद्र जी उसमें चार्ट दे रखा है, IBC चार्ट वाला। वो तो उस चार्ट चार्ट एक से बार याद करनी है। सर, चार्ट एक बार फास्ट रिवाइज करवा दो ना सर। नहीं होगा कि पढ़ पढ़ ले सर हम। है। चार्ट एक बार देख लेते हैं सर उसमें। हाँ,
नहीं, चार्ट में क्या रिवाइज करना, मैं समझ में नहीं आया, चार्ट में क्या रिवाइज करूँ? ये चार्ट है पूरा। हाँ अब सर। चार्ट में हमने तो देखो कंपैरिजन दे दिया आपको कि भाई हाँ सर सीआईआरपी में क्या होता है, लिक्विडेशन में उसमें क्या है, वॉलेटिल लिक्विडेशन में क्या है, प्रीपैक में क्या है। हम्म, क्या रिवाइज कराना है मतलब? उसमें अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी लिखा है इधर, तो सीआईआरपी में कुछ लिखा नहीं सर। क्या? अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी विद इन हाउ मेनी डेज इन सीआईआरपी लिक्विडेशन, वॉलंटरी लिक्विडेशन। भाई सीआईआरपी में तो अपॉइंटमेंट जो है, अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी क्या होता है? अपॉइंटमेंट ऑफ बेसिकली तो जैसे एज सुन एज द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट इज देयर, है ना, एज सुन एज द एप्लीकेशन इज एडमिटेड, आईआरपी इज अपॉइंटेड। फर्स्ट ओके। मीटिंग। नहीं, फर्स्ट मीटिंग की जरूरत ही नहीं है। वो सर तो मतलब फर्स्ट मीटिंग में आईआरपी तो तो, आईआरपी से आरपी प्रमोट हाँ होगा, अगर होगा तो, हाँ, मतलब या आईआरपी वो तो रिप्लेस हो जाएगा। हाँ। हम्म हम्म हम्म, ओके सर। तो इसीलिए ऐसा कोई वो तो है नहीं इसके अंदर। सर ये जो हम्म। आपने आज 2 एक्ट डाउनलोड करे हैं वो आप मेरे को भी अगर फॉरवर्ड कर दें। हाँ जी, हाँ जी, भेज दो, भेज दो, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू सर। हम्म। तो नरेंद्र जी, ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसमें मैं क्या रिवाइज कराऊं बताओ आप? इसको तो आप खुद पढ़ो, कोई चीज नहीं समझ में, इसमें नहीं समझने वाली कोई बात ही नहीं है। ओके सर, ओके सर, ओके सर। क्यों? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है सर। बल्कि आप इसमें ये बताना कि कोई चेंज हुआ हो तो, ये भी हो सकता है ये पुरानी हो, थोड़ी हाँ बहुत सही वो है सर। देखना पड़ेगा। हाँ सर, आपने वो अमेंडमेंट वाला बोला था ना, वो मुझे एक बार शेयर कर देना सर। अब वो उसका भी अमेंडमेंट वाला तो, मैं अभी दिखा भी देता हूँ आपको, इसमें होना चाहिए। तो क्या सर, वो तो एकदम थरो ही करके जाए सर। मैं थोड़ा बहुत वो कवर अभी करवा देता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, मैं ये कर हाँ सकता सर, प्लीज सर, वो थोड़ा थोड़ा फास्ट करवा दो प्लीज हूँ। सर। हम्म। इसमें ना एक जगह मैंने एनआईआरसी में लेक्चर दिया था, वो था इसमें, देखता हूँ। तो वो कढ़ाई नारायण जी रहने देना सही। हाँ सर। नहीं, बोल दो। चला गया। कोई नहीं, मैं वो शेयर कर दूंगा आपसे। पता नहीं, मुझे भी नहीं मिल रहा, नेक्स्ट क्लास में करते हैं उसको, है। फिलहाल यही ने, आ, आ, आज सत्संग इवनिंग यही का, समाप्त होता है। हाँ। आज इवनिंग का है सर।